हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोग कैसे हैं ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। काफ़ी टाइम हो गया है, हमें फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया था, उसके मतलब बीच में कुछ मेरे एग्ज़ाम्स थे और कुछ जो है टाइमिंग बैठा नहीं। तो आप प्लीज़ आई अपोलोजाइज़ कि मैंने वीडियो जो है आज लेट बनाया है, बट स्टिल हम आज जो पढ़ेंगे वो आपको काफ़ी वर्थवाइल लगेगा। आपको लगेगा कि इतना टाइम लिया भी है तब भी अच्छी चीज़ जो है हमको देखने को मिली है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो बजट के ऊपर होगा। आज हम सिर्फ बजट पढ़ेंगे, आर्थिक समीक्षा को नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ बजट पे ध्यान केंद्रित करेंगे और बजट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है वो इसमें कवर होगा, और जो इस बार वाले बजट में जो घोषणाएं हैं, जो भी एक्सपेंडिचर है, जो हमें फैक्ट याद रखने हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो इस मैगजीन को हम आगे स्टार्ट करें उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर IAS एंड RS, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इस मैगजीन का PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो उसको ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, अपडेट्स हैं, वो हम वहाँ पर जो है वो अवेलेबल करवाते हैं। उसके अलावा जो है इसका फर्स्ट वीडियो जो है वो आ चुका था, उसके अंदर हमने जो शॉर्ट न्यूज़ थी वो पढ़ ली थी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर से देखें। और उसका लिंक जो है आपको टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अब बजट के बारे में हम पढ़ें तो थोड़ा सा बजट का जो इतिहास है उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, सरकार जो है उसकी जो राजकोषीय नीति जो होती है, राजकोषीय नीति आप समझते हैं कि सरकार के पास अपना एक राजकोष होता है जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको कहते हैं राज्य की संचित निधि। ठीक है, संचित निधि में सरकार के पास पैसा आता है, कई जगहों से आता है। जैसे हम टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स होता है, कई सारे, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से सरकार को पैसा प्राप्त होता है। तो उसका एक्सपेंडिचर सरकार को कैसे करना है, वो जितना भी पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो कलेक्ट होता है। मतलब ऐसा कोई बॉक्स नहीं है जहाँ पर कलेक्ट होता है, लेकिन एज इन के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का वो पैसा है, यानी कि वो राज्य का राजकोष है। तो उसी राजकोष से उस पैसे को कैसे खर्च करना है, वही सरकार की राजकोषीय नीति होती है। ठीक है, और उसी राजकोषीय नीति को रिप्रेजेंट करता है आपका बजट। ठीक है, तो अब बजट जो है उसका उल्लेख संविधान में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 112 कहता है कि जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। बजट प्रस्तुत नहीं होगा, क्या प्रस्तुत होगा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि एक साल का जो आर्थिक विवरण है वो प्रस्तुत किया जाएगा कि भाई पैसों को वो लोग कहाँ खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। ये तो आप सब लोग जानते भी हैं, वैसे इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन ये है कि ये जो टर्म है ये एक फ्रेंच टर्म से आई है। फ्रांस के जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो एक लेदर के बैग में बजट को लेकर के जो है प्रस्तुत करते थे, तो वो बैग से जो है उस बजट वर्ड जो है वो निकल करके आया है। तो यहाँ इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। हाँ, नेक्स्ट बात इसमें ये है कि सबसे पहली बार जो बजट है वो ब्रिटिशर्स के टाइम, अंग्रेज़ों के टाइम पे 1860 के अंदर जो है वो प्रस्तुत किया गया था, और उसको प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स विल्सन। क्या नाम था? जेम्स विल्सन। तो इनको जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने जो है बुलाया था कि भाई आप जो है हमारे यहाँ का जो है किस प्रकार से हमें आय व्यय करना चाहिए वो हमें आप बताएं। तो ये 1860 के अंदर सबसे पहली बार हुआ। उसके बाद 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमको षणमुख शेट्टी के द्वारा जो है सबसे पहली बार बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया या बनाया गया, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए जो बजट है वो, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस बजट प्रस्तुत हो रहा है, सबसे अधिक बार बजट जो है वो प्रस्तुत किया है मोरारजी देसाई ने। ठीक है, और जो बजट है सबसे पहले 2017 से पहले जो है बजट जो है वो फरवरी के आखिरी समय जो दिन होते थे उसमें प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2017 से इसको फरवरी के फर्स्ट वीक में जो है 1 फ़रवरी से ही जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा करने का लाभ ये होता है कि जब लास्ट वर्किंग डे से हम स्टार्ट करते थे तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए पैसा आवंटित करवाने के लिए हमको जो है एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो लाना पड़ता था। ठीक है, संसद के अंदर जो है एप्रोप्रिएशन बिल और वोट ऑन अकाउंट जो होता है वो करना पड़ता था, यानी कि जो उस समय का कुछ टेम्प्ररी पीरियड के लिए जब हमको पैसा चाहिए होता है तब हम जो है इस प्रकार के जो लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट है उनका यूज़ करते हैं। तो खैर मुद्दे की बात यह है कि 2017 से जो है जो भी हमारा बजट है वो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब जो है तब से आना शुरू हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब 1 फरवरी से ही इसको लागू किया गया है 2017 से। ठीक है, अब देखिए वित्त वर्ष भी आपको पता होगा कि वित्त वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ठीक है,
अन्य तथ्य क्या हैं? तो अन्य तथ्य ये हैं कि भाई देखिए, जो बजट है वो लोकसभा के अंदर प्रस्तुत होता है, और बजट प्रस्तुत होने से पहले जो राष्ट्रपति है वो अपना अभिभाषण देते हैं, जिसको बजट स्पीच कहते हैं, ठीक है। और लोकसभा में जो बजट प्रस्तुत करता है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत करते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर इस बार कौन है? निर्मला सीतारमण है, पिछली बार भी यही थी। तो इस गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उनका कौन से नंबर वाला स्पीच है, ये भी हम आगे देखेंगे इसके अंदर, कि इन्होंने जो है इस बार में कितने नंबर वाला जो है बजट स्पीच दिया है, कितनी बार इन्होंने बजट स्पीच दिया है। तो देखिए, लोकसभा के अंदर जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो ये बजट पेश करता है, ये राष्ट्रपति के बिहाफ पे करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रपति के बिहाफ पर फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट प्रस्तुत करता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबको ये लगेगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे या गवर्नमेंट के बिहाफ पे, लेकिन देखिए सरकार का प्रतिनिधित्व जो है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसीलिए जो है राष्ट्रपति के बिहाफ पर फाइनेंस मिनिस्टर्स को प्रस्तुत करता है। और इसको बनाने का कार्य किसका है? बजट बनाने का कार्य किसका होता है? तो वो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसके द्वारा जो है इसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत देखिए कई सारे विभाग आते हैं, जैसे कि रेवेन्यू विभाग, एक्सपेंडिचर विभाग, इन्वेस्टमेंट विभाग, और एक और विभाग है जिसका नाम है इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग, ठीक है। आर्थिक क्या बोलेंगे उसको? इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग है, ये तो आप समझ जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा जो है इसको तैयार किया जाता है। अब हम जो है आगे बढ़ने से पहले पूरा पढ़ेंगे कि भाई बजट की संरचना कैसी होती है। संरचना समझने के बाद में आपको जो है बहुत इजीली जो घाटे होते हैं वो समझ में आ जाएंगे, जैसे राजस्व घाटा है, प्राथमिक राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा है, बजट घाटा है, ये आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके अंदर बजट की संरचना, ठीक है। तो ये एक पेज है, आप इसको मैंने इसमें ही जो है इसको एड ऑन कर दिया है। जब आपको ये मैगजीन मिलेगी तो आपको ये पेज भी उसमें मिल जाएगा। तो देखिए, बजट की जो संरचना है वो दो प्रकार की है। यहाँ देखिए आप कि बजट में एक है यहाँ पर राजस्व, और यहाँ आपको दिख रहा है पूंजी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे राजस्व से हमको कितने जो है प्राप्तियाँ होती है। तो ये दो प्रकार के बजट का जो है, बजट का दो प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है, राजस्व और पूंजी। तो देखिए, राजस्व प्राप्तियाँ कहाँ कहाँ से सरकार को होती है। प्राप्तियाँ यानी कि कहाँ कहाँ से सरकार के पास पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ से पैसा सरकार के कोष के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते जाइए आप, तो ये जो आपको पूरा दिख रहा है यहाँ पे, ये है हमारे सरकार की प्राप्तियाँ। कौन कौन सी प्राप्तियाँ हैं जी? तो पहले तो है टैक्स, और दूसरा है नॉन टैक्स। टैक्स नॉन टैक्स भी नहीं समझे तो आप समझ लीजिए कि टैक्स से हमको कितनी प्राप्तियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए कि जो हमारे को ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट। सबसे पहले आप देखिए कि टैक्स के अंदर जो है हमारे कई प्रकार के टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे कि इनकम टैक्स है, हम इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है। कॉरपोरेट टैक्स है, निगमों के ऊपर जो कर लगता है वो। अप्रत्यक्ष कर है, जैसे कि आप देखिए जीएसटी हम देते हैं, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़ दी जाती है, ठीक है। तो ये सारे जो कर हैं, ये इनसे सरकार को पैसा मिलता है। तो ये किस में आएगा? आपके राजस्व प्राप्तियों के अंदर। उसके अलावा देखिए, सरकार ने कई जगह जो है लोन दे रखा होता है, तो उस लोन से जो ब्याज आता है वो भी सरकार की क्या है? प्राप्तियाँ हैं। फिर देखिए, वस्तु व सेवा के बदले लिया गया जो शुल्क होता है वो भी क्या है? सरकार की प्राप्तियां हैं। सरकार को जो लाभांश मिलता है, यानी कि सरकार ने जहां निवेश किया हुआ होता है किसी कंपनी में, सरकार के शेयर्स होते हैं, तो शेयर्स के ऊपर जो है लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो वो सरकार के लिए क्या है? सरकार की प्राप्तियां हैं। उसके अलावा विदेशों से जो हमको अनुदान प्राप्त होता है, ग्रांट्स प्राप्त होती हैं, वो भी क्या है? सरकार की प्राप्तियां हैं, यानी कि रिसिप्ट्स हैं। तो ये उसका पूरा चार्ट है कि सरकार को कहाँ कहाँ से जो है प्राप्तियां होती है। अब आप बताइए कि क्या ये प्राप्तियां ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? ऑफकोर्स ये ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा होंगी सरकार को उतना ज़्यादा खर्च करने के लिए पैसा मिलेगा। आपके पास जितने सोर्स ऑफ इनकम होंगे उतना ही आपकी इकोनॉमी क्या होगी? स्ट्रांग होगी। अब देखिए, एक्सपेंडिचर मानी कि व्यय, यानी कि इस राजस्व को आप खर्च कहाँ कहाँ पे जो है वो करते हैं, ठीक है। राजस्व से खर्चे कहाँ कहाँ पर होते हैं, यानी कि यहाँ से जो प्राप्तियाँ हो रही है वहाँ से खर्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि सरकार ने कई जगह से जो है कर्ज ले रखा है, तो ब्याज देना पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा सरकार जो है कई सारी सब्सिडियां देती है। तो सब्सिडी कौन कौन सी देती है आपको पता ही है, जैसे कि वो उज्ज्वला योजना है, एलपीजी के ऊपर सब्सिडी है, खाने के ऊपर सब्सिडी देती है। तो एलपीजी सब्सिडी, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइज़र सब्सिडी, तो ये सब्सिडी के पैसे हैं। उसके अलावा सरकार जो है अपने वेतन कर्मचारियों को जो है सैलरी देती है, पेंशन देती है काम करने का, ठीक है। तो ये उसके पैसे हैं। उसके अलावा डिफेंस पे खर्चा करती है, सुरक्षा पे खर्चा करती है, तो वो भी सरकार का क्या है? व्यय है। और फिर जो है वस्तु और सेवाओं की जो लागत, जो बनती है वस्तुएं, उन पर जो लागत आती है, वो भी एक तरीके से क्या है? सरकार का व्यय है। अब यहीं पर मैं आपको एक घाटा समझा देती हूँ
जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि राजस्व घाटा। तो सिंपल सी चीज़ है, राजस्व घाटा क्या होता है कि इसके अंदर जो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी कि राजस्व घाटे का मतलब हुआ। तो देखिए राजस्व घाटा क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, सिंपल सी, बहुत ही सिंपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। तो ये आपका क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। सिंपल, पहला घाटा आप समझ गए बड़ा आसानी से। दूसरा घाटा भी यही समझ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को बोलेंगे प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, देखिए कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि भाई आपने यहाँ पर जो राजस्व की प्राप्तियाँ की है और यहाँ पर जो आपने राजस्व व्यय किया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारा राजस्व व्यय आपने मतलब फालतू चीज़ों में खर्च कर दिया। कुछ जो आप अनुदान देते हैं यहाँ पर, कुछ जो आपने सब्सिडियाँ दे रखी है, कुछ आपने अनुदान जो ऐसा दे रखा है, उससे कोई ना कोई पूंजीगत प्राप्ति भी आपको हो रही है। ठीक है ना, कोई ना कोई आपका फ़ायदा भी हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपने एजुकेशन के अंदर कोई सब्सिडी दे रखी है, कोई पढ़ाने के लिए कुछ ऐसा दे रखा है, तो उससे जो है आपको स्किल डेवलप हो रही है लोगों की। ठीक है, यानी कि एक तरीके से वो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है वो काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, यही बंदा मान लो कहीं बाहर जा कर के वर्क करेगा तो रिम्यूनरेशन के रूप में पैसा भेजेगा, तो वो एक तरीके से स्किल जनरेट हो रहा है। यानी कि सारे के सारे जो पूंजीगत व्यय हैं वो ऐसे खड्डे में जाने वाले व्यय नहीं है, बिल्कुल ऐसे एक फालतू खर्चा नहीं है, वो एक तरीके से आपका पूंजी भी डेवलप कर रहा है किसी ना किसी फॉर्म में। तो इसीलिए जो है जो आपका ये आपने राजस्व घाटा निकाला है, ये एकदम से सारी चीज़ों को प्रस्तुत नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आप प्रभावी राजस्व घाटा निकालिए, यानी कि कुछ ऐसे व्यय हैं, कुछ यहाँ पर जो है कहाँ गया, ये रहा, हाँ, कुछ ऐसे व्यय जो हैं, ऐसे व्यय हैं जो कि हमारे लिए अच्छे हैं। ठीक है, तो उनको जो है आपको राजस्व घाटे में से निकालना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। मेरी बात शायद आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ आप इसको जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हुआ कि आपने जो रेवेन्यू डेफिसिट निकाला, पीछे हमने जो रेवेन्यू डेफिसिट निकाला था, उसमें से आप क्या करो कि राज्यों को दिया गया जो आपका अनुदान है, राज्यों को दिया गया अनुदान, राज्यों को जो अनुदान आपने दिया है अच्छे कामों के लिए जिससे कि एसेट जनरेट हो रहे हैं, उनको निकाल दो, तो आपका जो है सही रेवेन्यू डेफिसिट निकल करके आएगा कि हाँ भाई ये हमने खड्डे में पैसे डाले हैं, इसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो यहाँ बात आपको समझ में आई होगी कि रेवेन्यू डेफिसिट तो क्या था, सिंपल, आपने जितना भी जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट ये किया, ये सिंपल है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाएगा कि ये जो है आपका, यानी कि ये पूरा आरडी, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट में से राज्यों को दिया गया जो अनुदान है उसको आप निकाल दीजिए, तो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में जो है वो आ जानी चाहिए। नहीं समझ में आती है तो आप एक बार फिर से जो है वीडियो को देखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो है हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि राजस्व कहाँ कहाँ से आता है। फिर हम देखते हैं पूंजी जो है, क्योंकि जो हमारा जो सरकार है उसको दो तरीके से जो है प्राप्तियाँ होती है, एक राजस्व प्राप्तियाँ, एक पूंजीगत प्राप्तियाँ। खर्चे भी दो प्रकार के हैं, एक राजस्व के खर्चे और एक पूंजीगत खर्चे। ठीक है, पूंजी का मतलब क्या समझते हैं आप, पूंजी का मतलब होता है एसेट। एसेट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपने जैसे रोड बनाई, तो रोड क्या है, हमारे लिए एसेट है। इसके लिए अगर हम लोन भी लेकर के आते हैं तो वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कैसे कि मान लीजिए आपने अमेरिका से या मान लीजिए जापान से लोन लिया सड़क बनाने के लिए, कल को उस सड़क तो 2 साल में तैयार हो जाएगी। 2 साल में तैयार होने के बाद में सड़क के ऊपर जो हम टोल टैक्स लगाते हैं उससे कितना सारा रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। तो वो एक तरीके से क्या हुआ कि आप उधार तो लाए लेकिन आपने क्या किया, एसेट जनरेट कर दी, है ना। तो ये एसेट जनरेट वाले जो पैसे होते हैं उसको हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू अकाउंट समझ में आया। अब कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे। तो कैपिटल अकाउंट देखिए सरकार का कैसा होता है। तो देखिए सबसे पहले इसको ये यहाँ पर एरो बना के नीचे दे रखा है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि जो आपका कैपिटल अकाउंट होता है उसमें प्राप्तियाँ कहाँ कहाँ से होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो प्राप्तियाँ होती है वो हमारे पास होती है ऋण से, जिसको हम कहते हैं डेप्ट। ठीक है, तो ऋण आंतरिक भी लेते हैं हम, बाह्य ऋण भी होता है, यानी कि जो इन स्टेट ऋण लिया जाता है, जैसे आरबीआई से ऋण ले लिया। ठीक है, उसके अलावा बाहरी यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज से हम ऋण लेते हैं वो सारी चीज़ें, तो वो आता है आपके ऋण में। ठीक है, तो प्राप्तियाँ कहाँ से हुई, ऋण से हुई। दूसरा है कि आपने जो ऋण दे रखे थे उससे जो आपको ब्याज वसूली हो रही है। ठीक है, जो आपने ऋण वसूली जो आपकी हो रही है, ब्याज नहीं, ऋण वसूली जो आप कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास में आप ले रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से प्राप्तियाँ। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सरकार जो है किसी को लोन देती है,
तो उसके ऊपर सरकार को ब्याज मिलता है। तो ब्याज जो मिलता है वो तो रेवेन्यू में आ जाता है, ठीक है। ब्याज जो मिल रहा है वो तो रेवेन्यू में आ रहा है, लेकिन जो मूलधन मिल रहा है यानी कि वो पूरा पैसा ही मिल रहा है, तो वो किस में आएगा आपका, वो किस में आएगा आपका, पूंजीगत प्राप्तियों में। तो ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ पर आता है किसी भी ऋण को दिए वाले को, तो वो आपके पूंजीगत प्राप्तियों में आता है। फिर उसके अलावा सरकार जो है विनिवेश करती है। विनिवेश को इंग्लिश में कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि खुद की जो सरकार की कंपनियां होती है उसके अंदर खुद के शेयर्स को वो बेचती है, तो वो आपके क्या हो जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार की पूंजीगत प्राप्ति है, क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है। अब आपसे देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, उसमें आपको बताना होगा कि भाई निम्न में से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति सरकार की नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। फिर देखिए ये तो हो गए सरकार की प्राप्तियाँ, इनको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, सरकार को कहाँ कहाँ से पूंजीगत प्राप्ति होती है। अब देखिए सरकार का पूंजीगत व्यय कहाँ कहाँ पर है। तो सरकार का पूंजीगत व्यय जो है वो आपका सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले सरकार जो है ऋण चुकाती है, ठीक है। उसके अलावा सरकार जो है निवेश करती है कहीं पर, ठीक है। और फिर चुकाया गया जो सरकार का ऋण है, वो ऋण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो दिया गया ऋण और एक चुकाया गया ऋण, तो दोनों के दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा सरकार जो एसेट क्रिएट करती है, जैसे सड़क बना रही है, बांध बना रही है, कैपिटल एसेट बना रही है, उसको निवेश कहेंगे सरकार का, सरकार का निवेश तो ये है। कैपिटल एसेट जो सरकार बना रही है वो सारा का सारा क्या है, सरकार की पूंजीगत व्यय है। समझ गए आप। तो ये चीज़ें समझिएगा, 4 चीज़ें हैं इसमें। पहली तो है दिया गया ऋण, फिर है कैपिटल एसेट जिसमें कि सरकार सड़क बांध वगैरह बनाती है, फिर है सरकार का निवेश और फिर है चुकाया गया सरकार का ऋण। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार के व्यय खाते के अंदर इंक्लूड होती है। तो यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमारा जो पूंजीगत व्यय है वो क्या होता है। अब देखिए सरकार में जब भी कोई सरकार पूंजीगत व्यय करती है, पूंजीगत व्यय यानी कि एसेट क्रिएशन में पैसा खर्च करती है, सड़कें बनाती है, डैम बनाती है, ब्रिज बनाती है, वेयर हाउस बनाती है, तो वो खर्चा हमेशा अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सरकार जो है जैसे बुलेट ट्रेन वगैरह लेकर के आ रही है, तो उनमें जो खर्चे होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। क्यों अच्छे माने जाते हैं? पहली चीज़, जब भी आप कोई एसेट बनाते हैं तो लोगों को रोज़गार मिलता है, इकोनॉमी सर्कुलेशन में आती है, ठीक है। उसके अलावा जो है जब भी आप ऐसी चीज़ों के लिए ऋण लेते हैं तो उसको ऋण को चुकाना बड़ा आसान है कि भाई आपने जो है, हालांकि वो टारगेट वो लोग पूरा नहीं कर पाते, वो अलग बात है। जैसे कि राज्य सरकारें जो है, यहाँ इस बात की कमी हम देख सकते हैं कि अगर कोई टारगेट होता है किसी चीज़ को पूरा करने का कि 5 साल में पूरा हो जाएगा, तो वो टारगेट सरकार इसीलिए लेके चलती है कि 5 साल में हम इस ऋण को चुका करके फ़ायदे में आ जाएंगे, ठीक है। आप होता है ना ऐसा कि हमने किसी से ब्याज पे उधार लिया है और हमने कहीं पर उसको निवेश किया है, निवेश किया हुआ पैसा जो है हमें मालूम है कि ये 1 महीने में ये पैसा जो है मेरे को डबल हो जाएगा, तो जैसे ही वो पैसा डबल हुआ तो आप उस पैसे को चुका देंगे। तो आप ये टारगेट लेके चलते हैं, वैसे ही सरकार टारगेट लेके चलती है। लेकिन मान लीजिए कि आपने जो है जैसे कि राज्य सरकारों को ये काम दिया है और वहाँ पर टेंडर्स में या इन सारी चीज़ों में घपले होते हैं या टारगेट बहुत लेट पूरा होता है, तो उससे जो है फाइनली सरकार को घाटा होता है। तो यहाँ प्रॉब्लम अलग है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने रोड बनाई है तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है, सरकार जो है पैसा लाना पड़ा है, कर्जा लेना पड़ा। कर्जा इज़ नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आपने उसको समय से पूरा नहीं किया, तो वो एक समस्या बन करके खड़ी होती है। तो मुद्दे वाली बात देखिए क्या है। मुद्दे वाली बात ये है कि 2 चीज़ें बहुत बढ़िया रहती है। एक तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू की प्राप्तियाँ होनी चाहिए, दूसरी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैपिटल के अंदर कैपिटल जो आपका व्यय है, पूंजीगत व्यय है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करे। ये दोनों चीज़ें अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो 2 घाटे मैंने आपको बता दिए थे। एक तीसरा घाटा जो है उसको भी हम देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं बजट डेफिसिट। क्या बोलते हैं? बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं बजट घाटा। तो BD = क्या होगा? बजट डेफिसिट का मतलब होता है कि आपको जितना भी आपने एक्सपेंडिचर किया, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? अभी आप चार्ट को ऊपर देखिएगा, जिसमें हमने राजस्व व्यय किया है और पूंजीगत व्यय किया है, वो दोनों इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। उसमें से माइनस कर दीजिए आप टोटल आपकी प्राप्तियाँ, टोटल आपकी रिसिप्ट्स जो है उसको माइनस कर दीजिए। टोटल रिसिप्ट्स आपको कहाँ से मिली? राजस्व से आपको प्राप्तियाँ मिली और आपको पूंजीगत प्राप्तियाँ मिली, उनको आप माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा जी? बजट घाटा आ जाएगा, ठीक है। और ये ऑलवेज जो है वो 0 होता है। लेकिन पहले देखिए 1997 से पहले बजट घाटे को जो है एक मेजर इंडेक्स माना जाता था राजकोषीय नीति को समझने के लिए। लेकिन अब बजट घाटे का उतना महत्व रहा नहीं है। बजट घाटे की जगह जो है अब जो है नया घाटा जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो फिस्कल डेफिसिट की बहुत सारी डेफिनेशंस है, 2-3 डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेगी। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि आपने टोटल खर्चा कितना किया माइनस आपकी टोटल इनकम, टोटल आपकी आय क्या है,
ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार ऋण भी तो लेती है, ऋण लेती है तो उसमें ऋण, कुछ ऋण अच्छे भी होते हैं, कुछ ऋण जो है वो गलत भी होते हैं। अच्छे ऋण कौन से माने जाते हैं कि भाई सरकार ने जो ऐसी देनदारियां जो क्रिएट की हैं, ऐसी बोरोइंग सरकार के पास में है जिससे कि वो कुछ एसेट क्रिएट करती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी गणना अलग तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस एकदम सिंपल से कि भाई मेरे पास इतनी 10 रुपये मेरी इनकम है और 10 रुपये के मेरे खर्चे हैं तो ये हो गया जीरो, हटाओ। नहीं, आपने जो इस इनकम में जो खर्चे किए हैं उस खर्चे का भी तो अलग अलग क्राइटेरिया होगा। तो इसीलिए जो है सरकार ने नया इंडेक्स जारी किया है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट इंडेक्स, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट जो है ये सिंपल सी क्या बात है कि आपका टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर है, ये टोटल आपका जो व्यय है उसमें से आपकी टोटल इनकम जो है उसको माइनस कर देगा। क्या करेगा? टोटल व्यय में से टोटल इनकम जो है आपकी वो माइनस करती जाती है, ठीक है। और इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा कितने जो है कितनी लाइबिलिटीज़ जो है, कितनी देनदारियाँ जो है वो सरकार के द्वारा क्रिएट की गई हैं वो इसके अंदर जो है कैलकुलेट की जाती हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं और आपको डिफाइन करके बताऊं तो आप यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल आपका जो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस आपकी टोटल इनकम, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर को आप क्या लिखेंगे? एक तो आपने राजस्व खर्चे किए आपके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक आपने किया पूंजीगत एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, ठीक है, उसको यहाँ लिख दिया। माइनस ये जो टोटल इनकम वाला हिस्सा है यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? टोटल इनकम आपकी क्या हुई? रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि राजस्व प्राप्तियाँ। उसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? नॉन डेप्ट जो आपका है, जो आपने कर्ज ले रखा है, नॉन डेप्ट जो आपका एक्सपेंडिचर है, नॉन डेप्ट जो आपकी इनकम है उसको आपको घटाना इसमें से पड़ेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर सरकार की कितनी बोरोइंग्स आई है, सरकार के पास में सरकार ने कितनी बोरोइंग्स ली है, ताकि वो जो है अपने जो है मतलब एक तरीके से सरकार ने कितनी नई लाइबिलिटीज़ जो है वो क्रिएट की हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं जो है फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। यानी कि सृजित अन्य जो देयताएं हैं सरकार की एक वित्तीय वर्ष में, उसी को जो है फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए फिजिकल डेफिसिट जो ये सरकार ने बनाया है ना, सरकार फिजिकल डेफिसिट काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिसिट आंकड़ा है सरकार का। इसको सरकार कंट्रोल में रखती है, ठीक है। क्यों रखती है भाई? क्योंकि फिजिकल डेफिसिट देखिए जैसे जैसे अगर सरकार का राजकोषीय घाटा अगर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारी विदेशों के अंदर जो रेटिंग है हमारी अर्थव्यवस्था की वो ख़राब होती है। रेटिंग जैसे ख़राब होगी तो हमारे यहाँ पर निवेश कम हो जाएगा, ठीक है, निवेश कम होगा। उसके अलावा देखिए कि जो फिजिकल डेफिसिट जब बढ़ता है तो उससे क्या होगा कि बाज़ार में तरलता बढ़ जाती है। तरलता बढ़ने से क्या होता है? सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन आ जाएगा, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। उसके अलावा अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है, फिजिकल डेफिसिट अगर इंक्रीज़ होता है तो भविष्य में जो ब्याज भार है, यानी कि जो हम कोई भी बोरोइंग्स जब सरकार करती है तो उसमें जो इंटरेस्ट लगता है तो वो ब्याज भार जो है वो बढ़ेगा और उससे जो है राजस्व घाटा भी आपका जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं फिजिकल डेफिसिट के बारे में। जैसे फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो फिर अभी मैंने बताया महंगाई भी बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन वैसे बढ़ेगा, रोजगार कम हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है ये फिजिकल डेफिसिट के इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसीलिए सरकारें जो है वो फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने का जो है वो प्रयास करती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा जो बजट है उसमें क्या क्या इस बार की घोषणाएं क्या क्या है वो हम देखेंगे। देखिए बजट के अंदर जो होता है 3 साल के आंकड़े होते हैं, एक पिछले साल के, एक प्रेजेंट ईयर के और एक आने वाले ईयर के, ये ध्यान में रखना है। तो आप बजट में भी ऊपर देखेंगे तो यहाँ देखिए ईयर कौन सा लिखा हुआ है, 2022-23, ठीक है, यानी आने वाले साल के लिए सरकार के पास में क्या क्या उनके खर्चे होंगे, ठीक है। तो अगर आप नीचे देखेंगे इसको ध्यान से यहाँ पर तो देखिए ये जो मैंने आपको अभी बात बताई कि 2020-21 के आंकड़े जो वास्तविक, इसके तो पूरे आंकड़े हैं हमारे पास पिछले साल के, ठीक है। प्रेजेंट ईयर जो कि अभी चल रहा है 2021-22, ठीक है, अनुमान भी है कुछ और कुछ संशोधित आंकड़े भी है। और आने वाले बजट में जब आने वाले समय में हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, ये 3 आंकड़े जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अब आप यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ना कि बजट प्रस्तुत किया गया ये तो चलिए छोड़िए, लेकिन यहाँ पर ये जितने भी आंकड़े हैं ना ये आपके समझ में आएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए कि राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हुई, दिख रहा है आपको? राजस्व प्राप्तियाँ जो है हमारी इस बार की कितनी है, तो ये हमारी है 22,04,422 करोड़, ठीक है। तो ये सारी है। पूंजी प्राप्तियाँ कितनी हैं? पूंजी प्राप्ति मैंने आपको बताया, पूरा भी चार्ट आप याद कीजिए कि राजस्व प्राप्तियाँ हैं, पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं और कुल प्राप्तियाँ, यानी इन दोनों को जोड़ दोगे तो कुल प्राप्तियाँ आपके पास में आ जाएंगी। उसके अलावा आप यहाँ देखिए कुल व्यय, तो कुल व्यय में आपका देखिए प्रभावी पूंजीगत व्यय भी इसने निकाला है, राजस्व घाटा निकाल के बताया, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं और ये इनके आंकड़े हैं। तो अभी इनको समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
अब देखिए जो केंद्रीय बजट यहाँ पर दे रखा है इसको समझना आपके लिए बिल्कुल आसान है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो आप देख लेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए मोदी सरकार का ये 9वां बजट है। 2013 में सरकार बनी थी तो ये 9वां बजट है और दूसरे कार्यकाल का 4था बजट है। ठीक है। और निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने ये 4 बार जो है ये बजट जो है वो प्रस्तुत कर दिया नई सरकार में, क्योंकि ये मंत्री रही हैं तो इन्होंने इसको 4 बार प्रस्तुत किया है। उसके अलावा देखिए सरकार जो है क्योंकि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो इंडिया एट 75 से इंडिया एट 100 यानी कि आने वाले समय में हम और क्या क्या जो है अच्छे कार्य करेंगे जिससे कि सरकार जो क्या कहते हैं जो इंडिया एट 100 है उसकी बुनियाद को रखने का जो उद्देश्य है वो इंडिया एट 75 पे रखा जाएगा। मतलब कि विकासात्मक कार्यों को और बढ़ावा दिया जाएगा। तो अब देखिए विकास में क्या क्या कार्य हैं, तो ये बहुत ही अच्छा जो है इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। RS मेंस के अंदर भी आपसे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। PM गति शक्ति क्या है, तो ये जो है हमारे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कहेंगे आधारभूत जो संरचना है उसको बढ़ाने के लिए जो है ये PM गति शक्ति जो है उसको लॉन्च किया गया है। इसमें कई सारी चीज़ें जैसे कि रेलवे है, पोर्ट्स है, आपके बंदरगाह हैं, इन सब में क्या क्या विकास ऐसा किया जाएगा, कैसे कैसे अवसंरचनात्मक कार्य किए जाएंगे जिससे कि इनको बढ़ोतरी मिल सके। लॉजिस्टिक्स है, ये सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। फिर है समावेशी विकास। ठीक है। फिर है उत्पादकता वृद्धि और निवेश। फिर है जहाँ पे जलवायु कार्रवाई और फिर है निवेश का वित्त पोषण। तो ये सारे सरकार के टारगेट्स हैं, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर देखिए सरकार ने इस बार की जो हमारी आर्थिक वृद्धि दर है वो बताई है कि 2022-23 में जो है भारत की आर्थिक वृद्धि दर रहेगी 9.2%। कितनी रहेगी? 9.2% रहेगी। ये आंकड़ा आप स्टार लगा लीजिएगा, ये आपको याद रखना है क्योंकि बजट में दिया हुआ है। उसके अलावा देखिए अब जो मैंने आपको चीज़ें पीछे पढ़ाई थी वो आपके यहाँ बहुत काम आने वाली है। आपको सब चीज़ समझ में आएगी कि प्रस्तुत बजट में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल व्यय कितना है? 39,44,909 करोड़ जो है वो प्रस्तावित है। ठीक है। तो 2021-22 में ये जो व्यय था वो कितना था? 37,70,000 ये व्यय था। यानी कि इस बार हमारा व्यय जो है वो ज़्यादा है, पिछली बार की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आंकड़ा है वो यहाँ पर देखिए, सारे याद नहीं करने आपको, बस आप एक अंदाज़न आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें कि कहाँ सरकार जो है खर्चा करती है, कितना सरकार का खर्चा है, कितनी सरकार की प्राप्तियाँ हैं। फिर देखिए यहाँ पर 2022-23 के लिए प्रस्तावित जो है 39,44,909 करोड़ के कुल व्यय में से जो है ये जो है 31,94,000 जो है ये करोड़ राजस्व खाते में से व 7,50,000 करोड़ पूंजीगत खाते में से जो है वो व्यय किए जाएंगे। तो अब आपको पूंजीगत खाता और राजस्व खाता समझ में आ रहा होगा। तो यह जो मैंने समझाया उसका यही उद्देश्य था कि आप इन आंकड़ों को समझ पाएँ। 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% तेजी से बढ़कर जो है 7,50,000 करोड़ तक पहुंच गया, जो चालू वर्ष में 5.54 लाख करोड़ था। तो ये कुछ इसके आंकड़े हैं। इतने आंकड़ों के जाल में हम नहीं उलझेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट देख लीजिए सरकार की कितनी है। प्रस्तुत बजट में इतने करोड़ के प्रस्तावित व्यय की आपूर्ति इतने करोड़ की राजस्व प्राप्तियों से तथा शेष जो है आपूर्ति पूंजीगत प्राप्तियों से करने की बात कही गई है। देखिए हमारी राजस्व प्राप्तियां तो कम हैं, कितनी है? 22 लाख करोड़ ही हैं। हमारा व्यय कितना है? 39 लाख करोड़ है। ठीक है। तो यहाँ घाटा तो ऑटोमेटिक होना ही है। तो ये जो बीच वाला जो खड्डा है वो हम कहाँ से भरेंगे? तो वो हम जो है पूंजीगत प्राप्तियों से उसको लेकर के आएंगे। उन पैसों का यहाँ पर एडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है। तो ये आपको ये पेज आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या इसमें दे रखा है। अब देखिए सरकार की जो मैंने आपको चार्ट में समझाया था वही सारी चीज़ है कि सरकार जो है केंद्रीय राजस्व व्यय जो है वो सरकार का कहाँ कहाँ पर है। देखिए रुपया कहाँ से आता है और कहाँ पर रुपया जाता है, तो ये चीज़ें इसने समझा रखी है। देखिए आता कहाँ कहाँ से है कि सरकार ने जो देयताएँ दे रखी है, निगम कर सरकार का, आय कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, माल एवं सेवा कर, ठीक है, कर, विभिन्न राजस्व और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ। तो ये इसमें और भी ज़्यादा इसने डिटेलिंग की है, लेकिन हमें मेन जो चीज़ें हैं वो पता है कि कहाँ कहाँ से सरकार के पास में आय है। फिर रुपया जाता कहाँ पर है, जैसे कि ब्याज अदायगी है, डिफेंस है, ये मैंने आपको बताया था, योजनाएं हैं जहाँ पर सरकार सब्सिडी देती है, आर्थिक सहायता देती है, ठीक है, वित्त आयोग और अन्य अंतरण, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, पेंशन, सैलरीज, ठीक है, अन्य व्यय। तो ये सारी चीज़ें इसने इस चार्ट में समझा रखी है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद मत कीजिएगा। लेकिन अब आ जाइए सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं पर। 4 प्राथमिकताएं हमने ऊपर देख ली थी जिनके नाम मैंने आपको बताए थे।
जिसमें पीएम गति शक्ति, ठीक है, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्रवाई और निवेश का वित्तपोषण। तो अब इसी को हम जो है आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ऊपर के जितने भी आंकड़े हैं वो आप जो है थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। जैसे कि इस बार जो है राजकोषीय घाटे के आंकड़े विशेषकर आपको पता होने चाहिए कि 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% का अनुमान रखा गया था, लेकिन वो आगे बढ़ गया, 6.9% हो गया। इस बार का अनुमान क्या है राजकोषीय घाटे का? तो कहा है कि 2022-23 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.8% का अनुमानित है। पिछले वर्ष में यह जीडीपी का 3.1% अनुमानित रहा था, जो कि संशोधित आंकड़ा 3.3% पे रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आंकड़ा ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि इनको जो है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और 2000 देखिए यहाँ पर जो है वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% के नीचे लाया जाएगा। ये इनको और भी महत्वाकांक्षी जो है वो प्लान है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा याद रखना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें। अब हम पढ़ लेते हैं कि मेन जो घोषणाएं हैं उनका क्या यहाँ पर रोल है। तो देखिए बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जो है वो सरकार ने जारी किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आरएस मेंस में भी आएगा और अन्य जो एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर भी आपको इसको पढ़ना है। तो देखिए इसके अंदर जो है 7 कारक हैं, 7 इंजन्स जिसको कहा गया है, इंजन। ठीक है, तो सड़क है, रेल है, हवाई मार्ग है, विमानपत्तन है, माल वाहन है, जल मार्ग है और लॉजिस्टिक अवसंरचना है। यानी कि सरकार मुख्य रूप से यहाँ पर जो है पूंजीगत जो है व्यय करेगी। ठीक है, ये एसेट क्रिएशन यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा देखिए सरकार जो है राजमार्ग जो है विस्तृत करेगी। 25,000 किलोमीटर जो है उसका राजमार्गों का विस्तार जो है वो किया जाएगा। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर कि हाँ, रेलवे में एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा जो है उसको जो है वो लोकप्रिय जो है वो बनाया जाएगा। 4 जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब ये होता है कि लॉजिस्टिक्स का मतलब यही होता है कि जो परिवहन होता है उसको और ज़्यादा सुगम बनाना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको और ज़्यादा सुगम बनाना, वही लॉजिस्टिक्स के अंदर जो है वो आता है। ठीक है, और एक स्टेशन एक उत्पाद जो है वो निर्माण जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। फिर जो है फिर जो है देखिए यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो भी जो है उसका भी निर्माण जो है वो किया जाएगा। ये कवच क्या है? तो देखिए ये जो है ये है आत्मनिर्भर भारत के तहत जो 2022-23 से 2000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा, जो सुरक्षा और क्षमता के वर्धन के लिए स्वदेशी विश्व स्तरीय जो है प्रौद्योगिकी है, यानी कि टेक्नोलॉजी है। ठीक है, फिर जो है पर्वतमाला नहीं दिखा, हाँ पर्वतमाला। देखिए पर्वतमाला क्या है? तो राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पर्वतमाला नाम दिया गया है। इन्होंने ये कहा है कि भाई हम जो है 8 रोपवेज जो है वो बनाएंगे, 8 रोपवेज बनाएंगे। रोपवे आप जानते ही हैं, जैसे वैष्णो देवी हम जाते हैं तो वो रोपवे वहाँ पे बने हुए हैं। तो रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो 60 किलोमीटर के जो है उसके एरिया को कवर करने के लिए जो है वो बनाए जाएंगे। कंजेस्टेड एरियाज़ के अंदर रोपवे बनाए जाएंगे। फिर है नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसी का नाम रखा गया है पर्वतमाला। तो ये थोड़ा सा आप नाम ध्यान रखिएगा। पर्वतमाला के तहत क्या करेंगे कि रोपवेज बनाए जाएंगे, 8 रोपवेज जो है वो बनाए जाएंगे और वो 60 किलोमीटर्स के एरिया को कवर करेंगे। ठीक है, फिर जो है किसानों के लिए जो है किसान ड्रोन्स का विकास किया जाएगा। ड्रोन आप जानते ही हैं कि ड्रोन्स के माध्यम से जो है आपके जो है छिड़काव करना कीटनाशकों का, पोषक तत्वों का, वो सब किया जाएगा। भूमि के आंकड़े जितने भी होंगे किसानों के उनको डिजिटलाइज किया जाएगा ताकि जो है वो डिस्क्रिपेंसी कम से कम रहे। 2023 को जो है मिलेट वर्ष जो है यानी कि कद्दन वर्ष जो है उसके रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और देश विदेश में बाजरा उत्पादन की ब्रांडिंग को भी पूर्ण सहयोग देने की बात कही गई है। फिर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स है, यानी कि नदी जोड़ो कई सारी परियोजनाएं हैं। इसमें तो 4 या 5 परियोजनाएं जो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना जो ऑलरेडी चल रही है उसके अंदर जो है पैसे का अलॉटमेंट किया, 1400 करोड़ रुपए का जो है आवंटन इसमें किया गया है। फिर आगे हम देखेंगे जो किन जिलों को इसमें लाभ मिलेगा। तो देखिए केन बेतवा आपको पता ही है, तो ये मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश के इन जिलों को जो है इससे लाभ मिलेगा। फिर देखिए 5 जो है नदी गंगा प्रोजेक्ट जो है, सॉरी गंगा बोल रही हूँ, नदी जोड़ो परियोजनाएं जो है वो प्रस्तावित की गई हैं कि इनको आने वाले समय में जो है इसका DPR मंगाया है। ठीक है, डेवलपमेंट रिपोर्ट मंगाई है, इसको आगे जो है वो तैयार किया जाएगा। जैसे पहला है दमन गंगा पिंजाल, दूसरा है पार तापी नर्मदा, तीसरी है गोदावरी कृष्णा, फिर है कृष्णा पेन्नार कावेरी। इनका DPR जो है वो सरकार ने तैयार किया है। फिर देखिए आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना, यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम,
ये जो योजना है इसको जो है MSMEs के लिए कोविड के चक्कर में इसको स्टार्ट किया गया था ताकि MSMEs को पैसा या ऋण दिया जा सके। इसको 2023 तक बढ़ा दिया गया है और इसमें 50,000 करोड़ का जो है वो आवंटन जो है वो इसमें किया गया है। एक प्रोग्राम और चलाया गया है जिसका नाम है रैम का फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। ये भी MSME के लिए है और इस कार्यक्रम में 6,000 करोड़ के परिव्यय को जो है वो अनुमति दी गई है। फिर देखिए ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, ठीक है, इसका नाम है स्टैक ई पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया है। तो स्टैक ई पोर्टल अगर आपसे पूछ ले तो वो क्या है, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, यानी कि लोगों को डिजिटली अवेयर बनाने के लिए जो है इसको चलाया गया है। फिर देखिए कौशल विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के तहत विभिन्न अनुप्रयोगों के जरिए ड्रोन शक्ति को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ एक सेवा के रूप में ड्रोन के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि ड्रोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सरकार का जोर है। ड्रोन पॉलिसी भी सरकार लेकर के आ चुकी है और ड्रोन्स के लिए किसान ड्रोन भी लेकर के आई है और इसके लिए जो स्टार्टअप्स जो आएंगे उनको भी बढ़ावा देने के लिए जो है उनको सुविधा दी जा रही है। फिर देखिए PM ई विद्या, ये क्या है, तो ये जो है कक्षा ये PM ई विद्या के एक टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक जो है वो कर दिया है, ठीक है। और जो व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, डिजिटल विश्वविद्यालय यानी कि डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई जाएगी। तो आप घर बैठे जो है आप डिग्री जो है वो ले सकेंगे। फिर देखिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। इसके अंदर जो है ये भी डिजिटल रूप से जो है आपको मानसिक स्वास्थ्य के रूप में परामर्श देने के लिए बनाया जाएगा। फिर है गुणवत्तापूर्वक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तथा बेहतर पहुंच बनाने के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है उसको भी स्टार्ट किया जाएगा। फिर और क्या क्या बातें इन्होंने कही है वो भी देखते हैं। तो देखिए इन्होंने कहा है PM डिवाइन, तो PM डिवाइन क्या है इसको देखिए। तो PM डिवाइन जो है ये पूर्वोत्तर के विकास के लिए पूर्वोत्तर के विकास के लिए वहाँ पर बुनियादी ढांचा बने, रोडें बने, सड़कें बने, उसके लिए ये योजना है जिसका नाम है PM डिवाइन। डिवाइन का फुल फॉर्म याद कीजिएगा, डिवाइन का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको हमको ध्यान रखना है। फिर देखिए इन्होंने कहा है कि 1.5 लाख डाक घर जो है उनको कोर बैंकिंग सिस्टम जो है उसमें चालू हो जाएगा, जिससे किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंटरऑपरेबिलिटी और वित्तीय समावेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सरकार ने बजट के अंदर वित्तीय समावेशन के लिए क्या कार्य किया है, तो वित्तीय समावेशन में बैंकिंग वगैरह से तो पहुँच होती है, उसके अलावा जो है कोर बैंकिंग सिस्टम से भी डाकघरों को जोड़ा है ताकि किसानों को जो है और वरिष्ठ नागरिकों को इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधाएँ जो है वो उपलब्ध हो सकें। उसके अलावा देखिए कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं उनके द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ जो है वो स्थापित की जाएंगी। और क्या चीज़ें हैं तो वो देखते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, फिर देखिए जो हरित बुनियादी ढांचा है यानी कि जो ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उनके लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है वो सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं तो देखिए सरकार ने जो है ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकी जो है, ब्लॉकचेन आप जानते ही हैं कि आप देखिए कि रिजर्व बैंक जो गवर्नमेंट है उसने क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, कई लोग क्रिप्टो में निवेश भी करते हैं। कौन कौन क्रिप्टो निवेशक है मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में। तो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए सरकार ने कहा है कि भाई इसके ऊपर आप पहले तो 30% टैक्स, उसके अलावा ट्रांजेक्शन होगा उसके ऊपर टैक्स, बेनिफिट होगा उसके ऊपर टैक्स, सबके ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया है, ठीक है। यानी कि सरकार इसको एक तरीके से लीगल मान रही है, ठीक है। लीगल तो है लेकिन ये प्रचलन में नहीं है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सरकार ने इसको जो है रेगुलेट जो है वो इसके रेगुलेशन के नियम अभी ढंग से नहीं बनाए हैं। तो क्रिप्टो के ऊपर जो है क्रिप्टो करेंसी आपको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कार्य करती है। तो ये जो ब्लॉकचेन जो है क्रिप्टो जो है वो ब्लॉकचेन पर कार्य करती है। तो ब्लॉकचेन को तो RBI ने एक्सेप्ट किया था कि भाई इसके अंदर जो है इसको हम जो है हमारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर यूज़ करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, जिससे कि डेटा जो है वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। तो वो इसी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। उसके अलावा देखिए जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है उसको हरित बुनियादी ढांचे के लिए जारी किया जाएगा। हाँ, फिर देखिए कि 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों की जो GSDP है यानी कि राज्यों की जो GDP होती है उसके 4% का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, यानी कि जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा। यानी कि उनको कहा है कि अगर आपका वित्तीय घाटा है तो वो आपका GSDP का 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसमें भी जो आप खर्चे करते हो 0.5% आपको विद्युत क्षेत्र में जो सुधार है, बिजली जो सुधार है वो आपको करने होंगे, ठीक है।
उसके अलावा हर घर नल से जल, ये योजना जो है इसके अंदर भी जो है बजट आवंटन किया गया है, क्योंकि इसमें आपको पता है 2022-23 तक हर घर को नल से वाटर कनेक्शन से जोड़ने का सरकार का प्लान है। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अब देखिए शेष जो है पेज नंबर 46 पर है, तो उसको देख लेते हैं वहाँ कौन कौन से कार्यक्रम जो है इन्होंने जोड़े हैं। अब देखिए जो पेज नंबर 46 है उसका एक मैंने जो है स्नैप यहाँ पर लिया है, तो वो हम देख लेते हैं। ये पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो तो हर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे वाला देखिए यहाँ पर आइस ब्रेकर शिविर, तो देखिए आइस ब्रेकर शिविर क्या है, शिविर है, सॉरी मैंने शिविर कहा, आइस ब्रेकर शिविर क्या है, तो ये रशिया का प्रोजेक्ट है। रशिया ने जो है परमाणु संचालित आइस ब्रेकर शिविर जो है उसको लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 2220। ठीक है, इससे ये करेगा क्या कि जो आर्कटिक वाला जो क्षेत्र, अगर आप रशिया का मैप देखेंगे तो रशिया की जो ऊपर वाली जो बंदरगाह है वो जो है वो आइस से जो है काफ़ी ज़्यादा ढके हुए रहते हैं, वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इतना आसान नहीं होता है। तो उन्हीं आइस ब्रेकर आर्कटिक के माध्यम से वर्ष भर शिपिंग के लिए उत्तरी समुद्री मार्ग को खुला रखने का कार्य वो जो है रशिया के अंदर किया जा सकेगा, और आर्कटिक क्षेत्र में भारत की व्यापक उपस्थिति को ये जो है वो सक्षम बनाएगा। तो ये एक तरीके से भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम आइस ब्रेकर शिविर जो है उसका भी जो है उसको ध्यान रखेंगे। फिर देखिए क्वांटम प्रयोगशाला जो है वो स्थापित की जाएगी, तो कहाँ स्थापित होगी, तो ये ये जो है मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में जो क्वांटम प्रयोगशाला है उसको स्थापित किया जाएगा, और यहीं पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की यूनिट भी जो है वो स्थापित की जाएगी। आपको पता है कि हम जो है काफ़ी तेज़ी से जो है AI के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। तो क्वांटम प्रयोगशाला और आइस ब्रेकर शिविर ये दो जो है उसको आपको ध्यान में रखना है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपका जो बजट है वो पोर्शन हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। काफ़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में, तो आप इसको पूरा देखिएगा, आपको कई चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी, क्लियर होगा आपका। ठीक है, तो न्यू थिंग्स लर्न करना भी ज़रूरी है। हम इसको क्या है पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते रहते हैं, समझ में आता है तो ठीक है, आंकड़े रटते रहते हैं, लेकिन वो हमको नहीं पढ़ना है, एक डेफिनेट अप्रोच होनी चाहिए पढ़ने की। तो वो मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको कोई सजेशन हो या कुछ इसके अंदर आपको लगता होगा कि ये चीज़ और बतानी चाहिए थी, तो वो भी आपका इन्वाइटेड है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो है हमारे आर्थिक समीक्षा, उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर तो देखिए सब हल्की चीज़ें हैं, फिर तो डेली रूटीन वाली चीज़ें हैं, तो आदत पड़ गई है उन चीज़ों का आप लोगों को भी पढ़ने की, कि क्या क्या इसमें जो है पुरस्कार सम्मान किसको क्या मिला है क्या नहीं मिला है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन जो बेसिक जो आपका फाउंडेशन है चीज़ों का वो यही था। ठीक है, जैसे कि चीज़ें तो और भी कई सारी चीज़ें थी बताने के लिए, जैसे कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स की चीज़ें आ जाएगी जो हमको जो है बजट के संदर्भ में नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हमारा काम यहाँ पर चल जाएगा। तो कभी अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम उस चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो अभी जो है फ़िलहाल इस मैगज़ीन को आप पढ़िएगा, एक बार फिर से खुद की तरफ से भी इन चीज़ों को कवर अप कीजिएगा। कहीं पर आपको नए अपडेट्स मिलते हैं तो उनको भी आप इसके अंदर मैगज़ीन में ही इंक्लूड कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो हम इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। ओके।